हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरजीपीवी क्वेश्चंस। क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है और ज्यादा समय नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ओनली फॉर बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अदर स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत बार रिपीटेड वे में आरजीपीवी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल इंजुरी क्या होता है? शॉर्ट नोट्स ऑन सेल मेम्ब्रेन डैमेज। सेल मेम्ब्रेन डैमेज की जगह यहाँ पे दे सकता था डीएनए डैमेज। तो आपको पढ़ के जाना है, ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, नोट्स ऑन सेलुलर एडेप्टेशंस। डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है और एपोप्टोसिस क्या होता है, इनके बीच क्या अंतर है, ये आपको बताना है। इन्फ्लामेशंस के बारे में बताना है। गिव अकाउंट ऑन मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आरजीपीवी एग्जाम में, वुंड हीलिंग क्या होता है? फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन क्या है? कितने टाइप्स के हाइपरटेंशन होते हैं? इटियोलॉजी मतलब कि कारण, कॉज। कॉज क्या है हाइपरटेंशन का, वो आप बताओगे। और पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिजीज स्टार्ट कैसे होता है और डिजीज कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, और कैसे हमारे बॉडी को हार्म करता है, वो आपको पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। इनिशियल फेज से लेकर के कॉम्प्लिकेशन फेज तक का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। और जैसा कि ये सब्जेक्ट ही पैथोफिजियोलॉजी है, तो पैथोफिजियोलॉजी लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी है। तो हर एक डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है। ट्रीटमेंट में ड्रग्स भले पता हो ना हो, बट पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए, और ये आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही पैथोफिजियोलॉजी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का आपको यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब साइन एंड सिम्टम्स, तो वो आपको बताना है। सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स नहीं, आप पूरा पढ़ के जाइए। और अगर लॉन्ग में कंजस्टिव हार्ट फेलियर पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप क्या होता है, इसका पूरा एक साइकिल किस तरीके से क्या है वो आप बताओगे। ठीक है। साइन सिम्टम्स तो बताओगे ही बताओगे, साथ में पैथोफिजियोलॉजी भी बताइए, कैसे कैसे ये डिजीज होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है वो बताइए। नेक्स्ट है, इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होता है, इसका पैथोजेनेसिस और कॉम्प्लिकेशंस बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग्स से रिलेटेड डिजीज है आपके सिलेबस में। लंग्स से रिलेटेड दो डिजीज है आपके सिलेबस में, एक तो सीओपीडी है और दूसरा है अस्थमा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप पढ़ के जाना अच्छे से। ओके। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा के टाइप्स और पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। साइन एंड सिम्टम्स भी याद कर लो। अस्थमा को किस तरीके से डॉक्टर डायग्नोज करते हैं वो भी याद कर लीजिए। दो चार डायग्नोज टेस्ट याद कर लो। और अगर ड्रग्स के नाम आप याद करते हो तीन चार पांच तो अच्छी बात है, ट्रीटमेंट में ड्रग्स भी लिख के आइए। नेक्स्ट, एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, क्या कारण है, पैथोफिजियोलॉजी। इनिशियल फेज से लेके कॉम्प्लिकेशन फेज तक आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है पैथोफिजियोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप। फिर डायग्नोज, डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि उसको एक्यूट रेनल है या फिर क्रॉनिक वाला है, वो आपको यहाँ पे डायग्नोज का बताना है। दो चार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स भी बताना है साथ में। नेक्स्ट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है, इसका क्या कारण है, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोज कैसे करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्या होता है, कारण क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस। देन फिर आपको बताना है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस।
हीमोफीलिया क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड ट्रीटमेंट। अब देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट पूछ दिया है ना, तो कुछ क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, बट कहीं कहीं पे पूछ सकता है। तो आपको सभी डिजीज का दो चार ड्रग्स के नाम याद कर लीजिए, और ट्रीटमेंट में वो ड्रग्स के नाम आप लिख के आइए। ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिक मिलाइटस, बहुत बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। डायबिटिक मिलाइटस के बारे में आप पढ़ के जाओ। ठीक है। पेप्टिक अल्सर के बारे में आप पढ़ के जाइए, इसका पैथोफिजियोलॉजी आप अच्छे से पढ़ के जाओ। पेप्टिक अल्सर की जगह पे यहाँ पे PUD भी लिखा हो सकता था। PUD मीन्स पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि PUD क्या है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में पेप्टिक अल्सर डिजीज ना लिखकर PUD लिख देता है। नेक्स्ट, कैंसर क्या है और इसकी क्लासिफिकेशंस, कितने तरह के कैंसर होते हैं, इटियोलॉजी क्या कारण है, और पैथोफिजियोलॉजी कैंसर का स्टार्टिंग स्टेज से लेकर किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है, और लास्ट में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी आप हर एक डिजीज का बिल्कुल पढ़कर ही जाना, क्योंकि सब्जेक्ट ही पैथोफिजियोलॉजी है ना। नेक्स्ट, डिटेल्ड नोट्स ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, इन शॉर्ट UTI। तो इस इन्फेक्शन को भी आप पढ़ के जाइए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कैसे होता है, क्या कारण है इन्फेक्शन होने का, कारण, कॉज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या फैलता है, अगर फैलता है तो वो आप लिख पढ़ के जाओ, अच्छे से लिखना। पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या किस तरीके से डिजीज स्टार्ट होता है और कैसे ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, वो स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे। फिर आप डायग्नोज, साइन एंड सिम्टम्स लिखोगे, क्या पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। फिर वो पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डायग्नोज होता है, डॉक्टर वहां पे टेस्ट लगाते हैं कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट डिजीज क्या है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट देता है। तो यही आपको स्टेप फॉलो करना है। जो भी डिजीज पढ़ोगे आप इसी स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ना, इसी स्टेप के अकॉर्डिंग एग्जाम में भी लिख कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस, बहुत बार पूछा गया है, इसका पैथोजेनेसिस, डायग्नोज और दो चार अगर ट्रीटमेंट ड्रग्स याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। फिर है एड्स क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे फैलता है, ये आपको लिखना है। ठीक है। इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड, टाइफॉइड भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिप्रोसी। ठीक है। ये सब इन्फेक्टियस डिजीज है और ये फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह पता होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पैथोजेनेसिस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जब आप पढ़ो डिजीज पढ़ने जाओ तो है ना, तो उसको पढ़ने का जो तरीका है वो है पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डिजीज एक्चुअल है क्या वो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। फिर आता है कॉज, कॉज को ही इटियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉज को ही इटियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप डिजीज होने का कारण लिखोगे, किस वजह से डिजीज होता है। फिर आता है अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो फैल रहा है तो वो लिखोगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कुछ डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है, तो इसमें आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं लिखोगे। बट जो इन्फेक्टियस डिजीज है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफॉइड हो गया, लिप्रोसी है, ये सब फैलता है, तो इसमें आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी लिखना होता है। फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में आप डिजीज का स्टार्टिंग स्टेज से लेकर डिजीज कैसे बॉडी में अफेक्ट करता है और एट लास्ट में किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पेशेंट को, वो आप वन बाय वन एक्सप्लेन करते हो। इनिशिएशन फेज से लेकर कॉम्प्लिकेशन फेज तक का पूरा डिटेल में आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। तो पैथोफिजियोलॉजी आपको हर एक डिजीज का पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है। फिर आते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बाद, फिर लिखोगे आप साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स हर एक डिजीज का आपको तीन चार याद कर लेना है अच्छे से। फिर आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बाद वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर टेस्ट लगाएंगे कि एक्चुअली उसको कौन सा डिजीज है। तो डायग्नोज, डायग्नोज हर एक डिजीज का आप दो तीन याद कर लो। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके लिए क्या क्या किस तरीके से टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, जैसे कि टाइफॉइड है तो उसमें क्या टेस्ट होता है, तो वो आपको दो तीन याद कर लेना है सबका। और फिर लास्ट में आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप
हर एक डिजीज का 3-4 ड्रग्स का नाम याद कर लीजिए और ट्रीटमेंट में लिख दीजिए। तो ये जो पैटर्न है आपका, इसी को आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई भी डिजीज पढ़ोगे, और एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न में लिख कर आना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा एग्जाम में। अच्छे नंबर चाहिए तो ये पैटर्न आप फॉलो करिएगा और इसी तरीके से एग्जाम में भी लिख कर आइएगा, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आया है वो टॉपिक या शॉर्ट। अगर जैसे कि एग्जाम्पल मैं लूँ ट्यूबर प्रोसेस, तो अगर आपने ट्यूबर प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कॉज पढ़ा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा है, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हो, डायग्नोज पढ़े हो, ट्रीटमेंट पढ़े हो, मतलब आपको सब कुछ पता है। अब क्वेश्चन आता है अगर लॉन्ग में, ट्यूबर प्रोसेस अगर लॉन्ग में आता है तो आप सब एक्सप्लेन करो, ठीक है? अगर वो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट नोट्स में पूछता है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कॉज लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, साइन एंड सिम्टम्स लिख दो 2-3, ठीक है? इतना लिख दो कि काफी है। आपको पैथोफिजियोलॉजी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो शॉर्ट में आता है तो। बट वही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख कर आइए, ठीक है? तो आप पूरा पढ़ के जाइए। अब फिर आप एग्जाम हॉल में डिसाइड करिए कि आपको लिखना कितना है। क्वेश्चंस लॉन्ग में है तो ज्यादा लिखेंगे, 4 पेज 5 पेज लिखेंगे। क्वेश्चन अगर वही टॉपिक अगर शॉर्ट में है, शॉर्ट नोट्स में है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कम कर दो, ठीक है? लेकिन पढ़ कर जाओ सब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि सिफिलिस। सिफिलिस इन्फेक्टियस डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके बारे में आप पढ़ लो। कभी कभी लॉन्ग में भी आता है तो आप पूरा ही पढ़ के जाओ। डिपेंड करता है शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, वो आप उस टाइम पे डिसाइड करना आपको लिखना कितना है, ठीक है? लिप्रोसी लॉन्ग में भी पूछ देता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन शॉर्ट पीयूडी, अल्जाइमर डिजीज, थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये कुछ शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, तो आप इसको भी पढ़ के जाओ। और मैं तो यही कहूंगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी डिजीज पढ़ो, उसका पूरा पैटर्न फॉलो करो। इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोज और ट्रीटमेंट। वहां पे डिसाइड करो लिखना कितना है। क्वेश्चन लॉन्ग में है तो ज्यादा लिखे, क्वेश्चन शॉर्ट में है तो उसको कम कर दो, ठीक है? लॉन्ग में है तो 4 से 5 पेज, शॉर्ट में पूछा है तो 2 से 2.5 पेज मैक्स, इतना ही लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू HAP सेकंड सब्जेक्ट। जब तक कि आप अपना ध्यान रखें, हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे, बाय।